बेसिक क्लास 12 फिजिक्स 2023 सेट 1 क्वेश्चन पेपर। मैं एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करो और फिर मेरा सॉल्यूशन चेक करो। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब आप पहले खुद करो फिर सुनो। Two charges Q1 Q2 are placed at the center of the two spherical conducting shell of radius R1 R2. There are two shell, one is having the radius R1, another is having the radius R2, and at the center two charges Q1 and Q2 are placed. The shells are arranged such that the centers are distance d, this distance d, and which is greater than R1 plus R2, like this. The force on Q2, इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू Q1। अब इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा कंडक्टिंग शेल, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो फोर्स क्या होता है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी F इक्वल टू Q इंटू E। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फोर्स क्या होगा? जीरो। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। An electron enter uniform magnetic field with speed v. It describes a semicircular path and come out of the field. The final speed of the electron. We all know very well, in the magnetic field, work done is zero. It means change in kinetic energy is zero. When change in kinetic energy is zero, kinetic energy is half mv square. It means one thing is very much clear to all of us, speed will remain constant. So option B is the correct answer of this problem. Now we will go to the क्वेश्चन नंबर 3। जहां जहां मैंने रेड कलर से रिवाइज लिखा है, इन क्वेश्चंस को आपको ढंग से देखने, अच्छी तरह सोचने हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर ए सब्सटेंस आर एज शोन इन द फिगर। द सब्सटेंस इज, अब ध्यान से देखो, एक भी लाइन इस मटेरियल के अंदर नहीं जा रही है। इट मीन्स दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? तो पहली बात तो ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है? डायमैग्नेटिक मटेरियल का। अगर हम देखें तो कॉपर इज डायमैग्नेटिक, दैट वी नो वेरी वेल। बाकी आयरन ऑल ऑफ इंटेलिजेंट फेरोमैग्नेटिक, sodium paramagnetic, aluminum paramagnetic. It means what we will say, this copper is the diamagnetic. So option A is the correct answer of this problem. Now we will move to the question number 4. The figure shows variation of the current I with time t in the four devices P, Q, R, S. The device in which an alternating current flows. अब alternating current का क्या मतलब होगा कि करंट एक बार पॉजिटिव साइड में, फिर नेगेटिव साइड में, फिर पॉजिटिव साइड में, फिर नेगेटिव साइड में। पी को आप ध्यान से देखो तो ये वेरिएबल करंट है, लेकिन है तो पॉजिटिव साइड में, बिकॉज दिस इज द ओरिजिन, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। इट मीन्स पी पॉसिबल नहीं, क्यू भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो ओनली ऑप्शन एस इज, यहाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव है। सो राइट आंसर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम। ऑल ऑफ यू नो रडार में कौन सी वेव्स होती है? माइक्रोवेव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। वी ऑल नो वेरी वेल, बीटा इज गिवन बाय लैम्बडा बटा डी बाय छोटा डी। इफ द एंटायर apparatus is immersed in the liquid of the refracting index mu, we all know very well, कैपिटल डी और स्मॉल डी में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, लैम्बडा में चेंज आएगा, और लैम्बडा में कितना चेंज आ जाएगा? न्यू लैम्बडा कितना हो जाएगा? लैम्बडा डैश इज गिवन बाय लैम्बडा अपॉन म्यू। सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू, the new fringe width beta dash is given by beta upon mu. So option C is the correct answer. Question number 7. The photon of energy 3.2 electron volt are incident on the photosensitive surface. Let I say, photon of energy 3.2 electron volt are incident on the photosensitive surface. ये photosensitive surface है, यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी है एच न्यू इक्वल टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द वर्क फंक्शन? अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है दैट इज एच न्यू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन फाई नॉट। हमें वर्क फंक्शन फाई नॉट निकालना है। इट इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, इसको ई भी लिख सकते हो। इट इज गिवन बाय ई माइनस kinetic energy maximum. What is the value of the E? E is given to us 3.2. Stopping potential is maximum kinetic energy, that is 1.5. अब यहाँ पे देखो ये वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दोगे,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस किया तो व्हाट वी विल गेट 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी, दैट इज 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जहां भी मैंने रिवाइज लिखा है उन क्वेश्चंस को आपको ढंग से देखना है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। रेड कलर से रिवाइज लिखा है, इस क्वेश्चन को आपको 2 बार देखना है। अब देखो, दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स, ऑफ कोर्स तभी तो आपका न्यूक्लियर स्टेबल है, अदरवाइज तो न्यूक्लियर स्टेबल रहेगा नहीं, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक स्ट्रॉन्गर होगा तभी तो न्यूक्लियर स्टेबल रहेगा। दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी सही है। आइदर इट इज प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इट इज एक्जैक्टली सेम। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब देखो मिस्टेक ही हो सकती है, आप लोग ऑप्शन सी को क्या बोलोगे, सही है, जबकि दिस इज नॉट ट्रू। अगर डिस्टेंस लेस देन 0.7 फर्मी मीटर है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। सो विच इज नॉट ट्रू, दिस ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। और बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो कहते हैं दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देन ऑप्शन डी, दे सैचुरेट एज द सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियर इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स एक लिमिट के बाद न्यूक्लियर फोर्स का जो बढ़ना होता है बढ़ जाता है, उसके बाद इट इज कांस्टेंट, वो चेंज होना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन सी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ए बी सी। अब ध्यान दो, अगर आपकी करंट आई है, इस साइड में चल रही है, इफ आई डिक्रीजेज, अब पहले मैं करंट आई को इधर है, आई की वैल्यू कम कर रहा हूं, तो पहले तो देखो आई इधर है, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ऊपर आपका क्या बनेगा, डॉट, और नीचे आपका क्या बनेगा, क्रॉस। अब आई डिक्रीज हो रही है, आई डिक्रीज हो रही है तो रूल क्या कह रहा है, ऊपर डॉट डिक्रीज हो रहा है, डॉट डिक्रीज हो रहे हैं, डॉट बढ़ाना है, डॉट बढ़ाना, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगी, ए सी बी। तो ए बी सी तो गलत हो गया, ऑप्शन ए इज इट ओके। अलोंग ए सी बी इफ आई इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज हो डॉट बढ़ रहा है, डॉट बढ़ रहा है तो अब आई बढ़ रही है तो डॉट बढ़ रहा है, डॉट घटाना है तो क्रॉस बढ़ाओ, क्रॉस बढ़ाओ तो करंट करनी चाहिए क्लॉकवाइज, यानी ए बी सी, तो ये भी गलत हो गया, ए सी बी है। इफ आई कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कोई इंडक्शन होना ही नहीं है। इफ आई इंक्रीज, वापस देखो, अगर आई बढ़ा तो डॉट बढ़ा, क्योंकि ऊपर डॉट है, डॉट बढ़ा, रूल क्या है, डॉट घटाओ, डॉट कब घटेगा, जब क्रॉस बढ़ेगा, क्रॉस कब बढ़ेगा, जब करंट क्या हो जाएगी, ए बी सी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। An AC voltage V equal to V naught sin omega t is applied to the series combination of a resistor R and element X। मान लो resistor R है और एक कोई element है X, you don't know what is this element, and ये आपकी सप्लाई है, सप्लाई is given to us V equal to V naught sin omega t। The instantaneous current in the circuit is given by, सर्किट में जो करंट चल रही है I equal to I naught sin omega t plus pi by 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को देखते हो तो आपको पता चल रहा है करंट लीड कर रही है सर्किट में पाई बाई 4 से, और आपको मैंने क्या लर्न कर रखा है, CCL और IPL। कैपेसिटर में करंट लीड करती है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो पक्का है सर्किट किसका है, कैपेसिटर का, यानी ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ये बात आपको पता चल गई। अब देखो, अब आपको बताना है करंट कितनी आ गई, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, यानी ये आपका रेजिस्टेंस है, और अगर ये भी रेजिस्टेंस हो इक्वल वैल्यू का तभी तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4, अदरवाइज तो पाई बाई 4 आ ही नहीं सकता, बिकॉज टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, बेस आर है तो परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, आर। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी, एक्स इज ए कैपेसिटर एंड एक्स इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली बोनस क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ था, ये रिफ्लेक्टेड होना चाहिए था, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्टेड मान के कर रहे हैं ना। ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की रेडियस क्या होगी। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम बताता हूँ, वहां से सवाल को आप देखना। देखो आपको एनसीईआरटी का फिगर 10.7 देखना है। अब आपको ये सवाल पूछा गया था, ऑप्शन सी था, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ रेडियस r/2, तो और अगर ये लेंस होता तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ रेडियस क्या होती, IF। तो आप ये दोनों लर्न कर लीजिए, इस साल आपको क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी आया, हो सकता है आपको पार्ट बी पूछ ले,
तो both the thing you are supposed to know. So again we are moving to the question. So right answer is option C, that is R/2. Okay. Next, a proton and alpha particle have the same kinetic energy. The ratio of the de Broglie wavelength associated with the proton to that with the alpha particle is. मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे. देखो, सबसे पहले आपको मैंने जो लर्न कराया था बेसिक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको लर्न कराया 1 का 2, 1 2 का 4. ये किसका रेशियो है? चार्ज का. ये किसका रेशियो है? मास का. ठीक है. अब यहाँ पे प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स आपको मतलब है दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, वी ऑल नो वेरी वेल, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय h/√2m. काइनेटिक एनर्जी सेम है, h तो सेम होता ही है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m. तो व्हाट वी कैन से, द लैम्डा फॉर द प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज रिटन एज द mass of the alpha particle upon mass of the proton. And what is the ratio of the mass of the alpha particle and mass of the proton? That is 4:1. What we will say? √4:1. And what we will say? 2:1. Right answer is option B. That is the answer of the question number 12. Now question number 13. The potential energy of an electron in the second excited state is this. Second excited state का मतलब n equal to कितना हो गया? 3. अगर आपसे सवाल में टोटल एनर्जी पूछता तो आप लोग क्या लिखते हैं? -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. अब हाइड्रोजन का सवाल आ गया, जेड की जगह 1 रखोगे, -13.6 सेकेंड एक्साइटेड n इक्वल टू 3 3 9. इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑल ऑफ यू नो इट विल बी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अगर काइनेटिक एनर्जी सवाल में पूछता आपसे तो आप क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आ जाता है? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी -1.5, 2 टाइम्स करोगे तो -3 पॉइंट समथिंग. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. द डिफरेंस इन मास ऑफ 7x न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ ए कंस्टिट्यूटेड न्यूक्लियन इज दिस. यानी डेल्टा एम आपको दे रखा मास डिफेक्ट, इसके वैल्यू आपको दे रखी 21 यूनिट. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है. अब बेसिकली यूनिट है एनर्जी में, अब आंसर भी सारे यूनिट में दे रखे हैं तो मानेंगे बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? 21 पर न्यूक्लियन. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन में कितने हैं? 7. तो 7 3 जा 21. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर द पीएन जंक्शन डायोड इन द सर्किट इज 0.7 वोल्ट. यानी कि ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ से पढ़ते ही, जब तक सप्लाई 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती. ये बात आपको फील हो गई. द टाइप ऑफ द बायसिंग कौन सी है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव कनेक्टेड है, पक्का फॉरवर्ड बायसिंग है. यानी ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. अब 0.5 वोल्ट की सप्लाई है लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना? 0.7. यानी सप्लाई कम से कम 0.7 से ज़्यादा तो होनी चाहिए. तो राइट आंसर विल बी ओनली ऑप्शन ए, दैट इज द फॉरवर्ड बायस बट करंट विल बी 0 एम्पियर. When 3 electric bulb of power 200 watt, 100 watt and 50 watt are connected in series. ये 3 बल्ब है, आपको तीनों का पावर दे रखा है. इसका 200 वाट, इसका 100 वाट और 50 वाट, और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. द पावर कंज्यूम बाय द 50 वाट विल बी मैक्सिमम. अब आपको पता है कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हो तो 200 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करता है और सीरीज में कनेक्टेड है तो 50 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा. यानी ऑप्शन ए तो आश्वासन से बिल्कुल परफेक्टली ट्रू है कि पावर कंज्यूम बाय द 50 वाट बल्ब इज मैक्सिमम, तभी वो ज़्यादा ग्लो करेगा. इन ए सीरीज सर्किट करंट इज सेम थ्रू ईच बल्ब बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज डिफरेंट. बिल्कुल सही है. सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो तीनों में करंट तो सेम ही चलेगी और तीनों में वोल्टेज डिफरेंट होगा, दैट इज V1 V2 V3. सो वी विल से बोथ असर्शन इन रीजन आर करेक्ट. लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है. असर्शन रीजन आर ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो वी विल से situation is, I think, both assertion region are true but region is not correct expression for the answer B. So option B is the correct answer of the question number 16. Okay, so we will say option B is the correct answer. Now come to the question number 17. A current carrying square loop made of the wire of length L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उससे आपने एक स्क्वायर लूप बना दिया. ठीक है जी.
इसकी लेंथ एल है, इसकी साइड मान लो एक्स है. इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क विच इज ग्रेटर देन द टॉर्क ऑन द सर्कुलर लूप मेड ऑफ द सेम वायर कैरिंग द सेम करंट इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो हमने इससे काफ़ी सवाल क्लास में किए हैं, तो इसको मैं एक सर्किल मान लेता हूँ सेम वायर का, और सर्किल की रेडियस मैंने मान ली आर है. अब आपको क्या बात करनी है आपको, देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपकी लाइफ में, एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा. एम क्या होता है, आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा. सारा खेल किस पे टिका हुआ, एरिया. जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका उस पर टॉर्क ज़्यादा लगेगा. ये बात तो आपको फील हो ही गई होगी. अब आप ध्यान दो, एक वायर से सर्किल बनाओगे तो ज़्यादा एरिया तो सर्किल का ही होगा ना. तो व्हाट यू विल से, टॉर्क ऑन ए सर्कुलर लूप मेड ऑफ द सेम वायर कैरिंग द सेम करंट इज सेम. इट एक्सपीरियंस द टॉर्क विच इज ग्रेटर देन द टॉर्क. नो, तो सर्किल का एरिया ज़्यादा है तो टॉर्क तो सर्किल पे ज़्यादा लगेगा ना. तो इट एक्सपीरियंस द टॉर्क विच इज ग्रेटर देन द टॉर्क ऑन द सर्किल. नो, टॉर्क इस पे कम लगेगी स्क्वायर पे, सर्किल पे ज़्यादा टॉर्क लगेगी, सर्किल का एरिया ज़्यादा बनेगा. तो ये असरसेंस तो आपका हो गया फॉल्स. अब आ जाओ रीजन पे. ए स्क्वायर लूप ऑक्यूपाई मोर एरिया देन ए सर्कुलर लूप. रॉन्ग, सर्किल का एरिया ज़्यादा होता है, स्क्वायर का एरिया कम होगा, सेम वायर से बनाएंगे, तो रीजन इज ऑल्सो फॉल्स. तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18. इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ द होल. बिल्कुल सही है, एन इज ग्रेटर देन एन एच, तभी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. बट द क्रिस्टल मेंटेन्स ऑन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी. अब आपको पता है चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, अल्टीमेटली दोनों क्या होता है, न्यूट्रल. ये बात अपन ने अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं. रीजन, सो असर्शन तो आपका परफेक्टली ट्रू है. द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई डोनर एटम इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द आयोनाइज्ड डोनर. बिल्कुल परफेक्टली बात है, दोनों इक्वल होंगे. क्योंकि भाई आप करते क्या हो, सपोज आपका सिलिकॉन का लेटिस है, ये आपका सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है. अब आप इसको रिप्लेस करो आर्सेनिक से, तो ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है. न्यूट्रलिटी तो आप चेंज कर ही नहीं रहे हो ना, तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है. तो जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बाय द डोनर एटम, आर्सेनिक मान लो, कुछ भी मान लो, इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट दैट ऑफ द आयोनाइज्ड डोनर. उतने आयोनाइज्ड डोनर होंगे. सो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Two identical dipole are arranged in XY plane as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net electric field at the origin. अब देखो डाइपोल का सवाल है, लेकिन मैं आपको कहूँगा इसको डाइपोल से मत करो, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगी. आप पहले इसमें सिंपल तरीका बता रहा हूँ, समझो. जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पे +1 रखो. अब मार्क कर लो इसको A, B, C और D. अब ये नेगेटिव चार्ज है, +1 को अपनी तरफ खींचेगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस को रिपेल करेगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी. ये नेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी. अब ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड वाइज ऑल आर इक्वल. ई ए, ई बी, ई सी एंड ई डी ऑल आर इक्वल. और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. तो अल्टीमेटली ये दोनों जोड़ोगे, इसको मैं x बोल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो गया 2x. और ये दोनों जोड़ोगे, ये कितना हो गया 2x. तो इनका रिजल्टेंट तो इधर ही कहीं आएगा. अगर एक x है, एक x है, तो रिजल्टेंट क्या होगा x√2. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2x√2, यानी 2√2 x के क्या लिखोगे आप, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. ये बात आपको समझ में आ गई. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डायरेक्शन देखोगे, तो डायरेक्शन अगर पूछोगे तो क्या लिखोगे, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस दे रखा डायग्राम में, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 180 + 45, तो आंसर कितना आएगा 2√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. एंड डायरेक्शन इज गिवन बाई 225 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. अब ये तो बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को कि डायरेक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ऐसे करोगे तो सवाल इजी रहेगा. अगर आप इसको डायपोल मान के करोगे, तो मैं इसको चलो डायपोल मानता हूँ, तो आप क्या करोगे, एक डायपोल ये है साहब, ये पॉइंट इसके इक्वेटर पे है साहब. डायपोल इक्वेटर पे डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस इधर ही होगी. फिर ये आपका दूसरा डायपोल है, अगेन दिस इज इक्वेटर पॉइंट,
डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी। आगे अब वो फॉर्मूला लगाओगे आप पूरा kp/x² वाला, उससे बेटर है जो अपन ने डिस्कस किया, सिंपली पॉइंट चार्ज मान के सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF क्या होता है। अगर किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो ओपन सर्किट में, वो तो क्या होता है EMF, और क्लोज सर्किट में निकालोगे उसको क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली बात, पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में EMF कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मोटा डिफरेंस ये नहीं है, न्यूमेरिकल कहीं इस साल आ गया तो आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द आर, वोल्टेज आर पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे, आपको पता होना चाहिए। बट EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और वोल्टेज तो डिपेंड करता ही है। आपको पता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वोल्टेज, चार्जिंग का वोल्टेज क्या होगा, V = E + IR, डिस्चार्जिंग का वोल्टेज क्या होगा, E - IR। तो दिस यू आर सपोज टू नो। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बट EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन दैट वन शुड टेक व्हाइल ड्राइंग द करंट फ्रॉम द सेल। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कुछ ना कुछ सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। ये हर जगह लिख देना आंसर, क्योंकि हर जगह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगाते हैं कि एकदम से करंट नहीं बढ़े। तो सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन द सेल इन द सीरीज। सेकेंड थिंग यू कैन से शॉर्ट सर्किट शुड बी अवॉइडेड। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे some external resistance should be connected, ठीक है। और दूसरा क्या है, we should avoid short circuit, short circuit को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। now we are moving to the next question। A small magnetic needle P is placed at the origin of the XY plane। ये आपका XY प्लेन है। With its magnetic moment pointing along the Y axis। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक मोमेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ, यानी आपकी इस तरह से अलाइन है, ये है ना, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये नीडल है। Another identical magnetic needle Q is placed in the two position 1 by 1 at A, 0, यानी अपन इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, ये A, 0 है, with its magnetic moment pointing along the x axis, यानी ये साउथ है और ये नॉर्थ है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये केस 1 हो गया, ठीक है। एट 0, A, अब पहले में केस 1 तो हो गया, अब दूसरा है 0, A, ये मान लो आपका 0, A, अलग कलर से ले लो, इसको समझने में इजी रहेगा आपके लिए। ये 0, A हो गया, वाई एक्सिस पे A डिस्टेंस है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ये आपका केस 1 हो गया और ये आपका केस 2 हो गया, ओके। इन विच केस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P एंड Q इज मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U = -mb cos थीटा। अब सब कुछ सेम है, सारा खेल किसका है, थीटा का है, ये बात समझ में आ गया। फर्स्ट वाली सिचुएशन आप देखोगे तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो मेन है कंपास वो तो ऐसे रखी हुई है। सेकंड वाली में देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री। तो फर्स्ट वाली में एनर्जी निकालोगे तो cos 90 0, सेकंड में एनर्जी निकालोगे cos 0, ऑल ऑफ इंटेलिजेंट +1, so it is given by -mb। तो in which case the potential energy of P and Q is minimum। तो Q is potential energy is minimum in the situation you can say case 2। तो right answer will be in which case this is minimum, that is the case 2। ये बात आपको फील हो गई होगी। in which case is P and Q is not in equilibrium। P और Q किस केस में इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, m क्रॉस b या mb साइन थीटा। अब पहली वाली सिचुएशन में थीटा 90 है तो टॉर्क तो कभी जिंदगी में 0 नहीं हो सकता। दूसरी वाली सिचुएशन में थीटा 0 है, साइन 0 0, तो टॉर्क 0 हो गया।
It means what we will say, in which case P and Q is not in equilibrium. So we will say P and Q is not in equilibrium in case 1. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका केस 1. ओके. What is a displacement current? How is it different from a conduction current? अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या बोलोगे? इट इज द करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और फॉर्मूला आपको पता ही है, आई डी इज गिवन बाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. ये तो आपको पता है. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए कंडक्शन करंट? अब कंडक्शन करंट में क्या डिफरेंस है? तो जो कंडक्शन करंट होती है जो कंडक्टर में चलती है, इट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज. यानी ये जो कंडक्शन करंट है किसकी वजह से चलती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज. ये बात आपको पता है. और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? ये चार्ज के फ्लो से नहीं होती है. ये क्यों चलती है? ड्यू टू चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट हैपेंस ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्लिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके. आगे देखो, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. दे आर ट्रांसफर्स इन नेचर. ओके. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है. आपने डायग्राम बना रखा है इस तरह से. अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है. बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर. ये भी. और एनर्जी विच इज इक्वली शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? इट ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ लाइट, यानी v इज गिवन बाय c. दैट इज द, इनमें से कोई भी दो लिख लेना आप, है ना. व्हाई आर द माइक्रोवेव यूज इन द रडार? रडार में माइक्रोवेव क्यों यूज किए जाते हैं? सबसे पहले रीजन क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ. शॉर्ट वेवलेंथ. एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. दैट ऑल्सो. तो एनर्जी भयंकर है. एनर्जी भयंकर क्या होगा? देर डिफ्रैक्ट नहीं होगी. डिफ्रैक्ट नहीं होगी. आप क्या कह सकते हो? माइक्रोवेव की एक और इंपॉर्टेंट बात आप लिख सकते हो, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी. यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी. ओके. क्योंकि डिफ्रैक्ट तो ही नहीं रही ना. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22. अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में. द फिगर शोज वी एम स्क्वायर. वी एम स्क्वायर मतलब वी मैक्स लिखा है इन्होंने. वर्सेज 1 लैम्बडा ग्राफ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस वेयर वी मैक्स इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. आगे लिख भी रखा है. एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. यूजिंग दिस ग्राफ एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग h बोलते हैं, एंड वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई नॉट, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके. अब देखो पहले आइंस्टीन की इक्वेशन लिखो. ऊपर से लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी कितनी है? h न्यू. ये बात आपको समझ में आ गई. ये एनर्जी दो काम करेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन. अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह आपको दे रखा ग्राफ में वी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अब न्यू को भी क्या लिखोगे? लैम्बडा की फॉर्म में लिखोगे. ये भी ध्यान रखना यहाँ पे. ठीक है. तो मैं क्या लिखूंगा? एच सी अपॉन लैम्बडा इक्वल टू हाफ एम. वी स्क्वायर लिख लेते हैं, ऑफकोर्स वी एम है बट वी स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस फाई नोट. अब ग्राफ किस किस में? वी स्क्वायर, यानी ये तो हो गया वाई और ये हो गया एक्स. तो पहले हम इसको वी स्क्वायर की फॉर्म में सेट करते हैं. तो सेट करेंगे, क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नोट. तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? एच सी अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा एम और 2 इधर चला जाएगा. ठीक है जी. माइनस फाई नोट 2 ऊपर चला गया अपॉन एम. अब देखो एच सी अपॉन एम और ये लैम्बडा हो आएगा. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो तो क्या हो गया? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. वाई की जगह क्या हो गया आपका? वी स्क्वायर. एक्स की जगह क्या हो गया आपका? 1 अपॉन लैम्बडा. ये 1 अपॉन लैम्बडा हो गया. अब एम है स्लोप. एम है स्लोप. ओके. तो मैं स्लोप की वैल्यू लिख रहा हूं. स्लोप इज गिवन बाई 2hc अपॉन एम. और इंटरसेप्ट को मैं लिख रहा हूं, इंटरसेप्ट इज गिवन बाई, ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे इंटरसेप्ट को आप? दैट इज 2 फाई नॉट अपॉन एम. ठीक है. अब मुझे h की वैल्यू निकालनी, तो h की वैल्यू तो मैं यहां से निकाल लूंगा. h इज गिवन बाई m अपॉन 2c इंटू स्लोप. ये तो आ गया आपका h का आंसर. और इस फाई नोट का आंसर निकालना. फाई नोट को आप क्या लिखोगे? फाई नोट इज गिवन बाई
m/2 इंटू इंटरसेप्ट। तो इसके आंसर क्या क्या हो गए? एक आंसर तो ये आ गया इसका और एक आंसर इसका ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं।